कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूँ एनसीईआरटी की एक विशेष श्रृंखला के साथ। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की विशेष श्रृंखला में जो पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं वह है कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व राजनीति। दोस्तों, समकालीन विश्व राजनीति की किताब का पहला अध्याय हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने शीत युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा की। दोस्तों, आइए दूसरा जो वीडियो है उसको प्रारंभ करते हैं। हमने आपसे पहले वीडियो में वादा किया था कि दूसरी वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि दूसरा वीडियो हमारे किन किन मुद्दों पर केंद्रित है। दोस्तों, दूसरा वीडियो पहले हम बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तीसरे नंबर पर बात की जाएगी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, तथा चौथे नंबर पे हम बात करेंगे भारत और शीत युद्ध की, और पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि किस तरह से दो महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में रहा, तथा हमने बात की कि विश्व के विभिन्न हिस्से किस तरह शीत युद्ध की जद में रहे, और हमने बात की थी एक महत्वपूर्ण जो घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट पे। आइए अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध थोड़ा सा और ज़्यादा शीत युद्ध का डेवलपमेंट कैसे होता है, शीत युद्ध आगे कैसे बढ़ता है। और दोस्तों, वो वीडियो तो जो पहला वीडियो था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट था। वो वीडियो की मतलब इस चैप्टर की शुरुआत ही थी, और दूसरा ये जो वीडियो है आपके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की। दोस्तों, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आरंभ कैसे होती है। जैसा कि पहले कहानी आपको पता है कि 1945 में मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। तो आइए, दो ध्रुवीय विश्व मतलब आप जानते थे कि दुनिया में दो गुट बन चुके थे। एक क्या बोलते हैं, सोवियत संघ के नेतृत्व में, और दूसरा अमेरिका के नेतृत्व में। ये दो गुट सामने आए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिन दोनों के बीच ही शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। साथियों, शीत युद्ध में इन दोनों देशों ने कोई प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं की, लेकिन इन दोनों की प्रतिद्वंदिता ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी खूनी लड़ाइयों को अंजाम दिया, और बहुत सारी टेरिटरीज एक दूसरे को बहुत सारी टेरिटरीज या बहुत सारे देश इनके हितों को साधने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। जैसा कि आप चर्चा में आपको पता चला कि दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। साथियों, यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ था। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ खेमे में चला गया, इसीलिए ये पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। पश्चिमी गठबंधन ने एक संगठन का रूप लिया जिसका अगुवा अमेरिका था। इस गठबंधन का नाम था नेटो। दोस्तों, नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि स्क्रीन पे नेटो आपके चल रहा है। नेटो में स्थापना के वक्त 12 सदस्य देश थे, और अब अगर नेटो की आप देखेंगे तो इसमें 30 सदस्य शामिल हो गए हैं। साथियों, इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की भावना के साथ इस संगठन की स्थापना हुई। नेटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, ये भी नेटो के अंदर बात की गई। तो दोस्तों, ये रहा आपका पश्चिमी गठबंधन, और इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन ने भी एक संगठन का रूप लिया जिसे वार्सा संधि कहा जाता है। पूर्वी गठबंधन यानी कि जिसका अगुवा सोवियत संघ था। स्क्रीन पर आपके चल रहा है पूर्वी गठबंधन और नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ। साथियों, वार्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया। वार्सा संधि में शामिल देशों का मुख्य काम था नेटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये चीज़ देख लिया कि जो दुनिया थी जो दो गुटों में बटी, एक गुट पश्चिमी गठबंधन था, दूसरा गुट पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। आइए देख लेते हैं आगे।
वारसा संधि में जो शामिल देश थे उनका काम आपने देखा कि वो नेटो का मुकाबला करना चाहते थे। दोस्तों ये जो पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन का प्रारंभ जब सबसे पहले जो यूरोप में हुआ, उसके बाद इसकी जो प्रसार था ये दुनिया के अलग हिस्सों में आया। तो दुनिया का जो उसके यूरोप के बाद जो हिस्सा जब में आया वो था पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर अमेरिका के नेतृत्व में दो गठबंधन बनते हैं। पहला था सिएटो जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई गठबंधन था, और दूसरा था सेंटो जिसका नाम था केंद्रीय संधि संगठन। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्रों के देशों को मिलाकर मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत किए। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जब अमेरिका ने सिएटो और सेंटो बना लिया तो सोवियत संघ ने भी चीन के साथ मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जिसमें वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के कुछ हिस्से, इराक को दक्षिण पूर्व एशिया में तो आप नहीं मान सकते, लेकिन हाँ जो उनके मतलब ये पश्चिमी गठबंधन के खिलाफ में जो पूर्वी गठबंधन ने जो मतलब संगठन बनाया उसमें इराक भी शामिल था। दोस्तों शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बढ़ जाने के बाद औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनको ये चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ ही खो भी न दें। गठबंधन ने साथियों जल्द ही इस गठबंधन में भेद पैदा हुआ और बड़ी जल्दी उसमें दरार हुई। चीन की 1950 के दशक में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हुई और 1969 में यानी कि 1969 में एक छोटे से भूभाग पर आधिपत्य को लेकर एक छोटा सा युद्ध भी रशिया और चाइना के बीच में, रशिया यानी कि सोवियत संघ और चाइना के बीच में हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की गुटबाजी से अलग रखने का एक मौका प्रदान किया। दोस्तों हम गुटनिरपेक्षता आंदोलन प्रारंभ करें इससे पहले आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि एशिया और अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे छोटे जो देश थे किन कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। तो आइए उन कारणों की थोड़ी सी पड़ताल करते हैं कि आखिर इन छोटे देशों को महाशक्तियों ने अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों बनाया। साथियों छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अगर पहले कारण की चर्चा करें तो वो यह था कि छोटे देशों के पास महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे कि तेल और खनिज। दूसरा कारण उनके पास भूक्षेत्र था ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। तीसरा कारण सैनिक ठिकाने थे जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी। और चौथा कारण था आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। तो देखा दोस्तों आपने कि महाशक्तियों ने किस तरह से अपने गठबंधन में शामिल छोटे देशों का अपने हित में उपयोग किया था। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुटों में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थीं कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद साम्यवाद और समाजवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। साथियों मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चर्चा करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मैप देखें। देखिए पीडीएफ के अंदर मैंने एक मैप भी डाल रखा है, ये आप बाद में देख सकते हैं। ये दोस्तों ये वाला मैप जो है ना, ये वाला मैप, ये मैं यहाँ पेन लेके इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये वाला मैप दोस्तों, ये वाला मैप इस मैप के अंदर जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, येलो पार्ट पहली दुनिया के देश कहलाए थे,
जो कि पश्चिमी गठबंधन के हिस्से में आए थे, यानी कि अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा था। और जो रेड पार्ट है, ये जो आपको लाल कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये 2 नंबर जहां मैंने लिख रखा है, वह पूर्वी गठबंधन के हिस्से थे जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में शामिल थे। और तीसरी दुनिया के देश वे कहलाएं, जो ग्रीन दिख रहा है आपको, जितना जितना सब कुछ ग्रीन दिख रहा है जो मैप के अंदर, जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है, वे तीसरी दुनिया के देश कहलाएं। तो आप वीडियो देखते हुए इस मैप को थोड़ा सा जो टेलीग्राम का लिंक है मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस मैप को आप देख के पढ़ना, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों आइए अब हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो आइए देख लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या। ठीक है, आइए देखते हैं। साथियों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। तीसरा विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्षता की जड़ में यूगोस्लाविया के ब्रॉन्ज टिटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने 1956 में एक बैठक की, जिसका जोरदार समर्थन किया इंडोनेशिया के पहले जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो, और घाना के जो नेता थे वामे इनक्रुमा। उन्होंने ये पांचों जो नेता हुए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, घाना के वामे इनक्रुमा। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सबको थोड़ा सा जैसे मार्शल टिटो, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो कि पीडीएफ के अंदर भी है। इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, मार्शल टिटो सामने, जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो का जो टाइम था वो 1892 से 1980 तक था। ये यूगोस्लाविया के शासक थे 1940 से 1980 तक, यानी कि 40 बरस। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखा तथा यूगोस्लाविया में एकता कायम रखी। और दूसरे हमारे जो नेता थे वे थे हमारे देश के अपने प्यारे प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि बहुत अच्छे लीडर साबित हुए भारत के लिए। और हर नेता की दोस्तों कुछ न कुछ चीज़ें रह जाती हैं जहाँ पे वो पूर्णता किसी में नहीं होती, जहाँ पे वो थोड़ी सी मतलब उनके निर्णयों में कुछ आप गलती नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं। तो आज आपको भले लग सकते हैं कि हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के जो जंग में उतना अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं हुआ, उनकी उतनी अच्छी नीतियां नहीं रही, वो आपको लग सकता है, लेकिन उस टाइम पे ये बेस्ट थी। तो आइए, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप जानते ही हैं। 1889 से 1964 तक इनका टाइम रहा, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात की जाती है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए इन्होंने, तथा विश्व शांति के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व की वकालत की। तो दोस्तों, ये रहे आपके प्यारे चाचा नेहरू जी। और तीसरे नंबर पे व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अब्दुल गमाल नासिर, इनकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इनका टाइम पीरियड देख 1918 से 1970 तक, और इन्होंने सन 1970 तक मिस्र के शासक थे। अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। स्वेज नहर का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। स्वेज नहर आप जानते ही हैं, और स्वेज नहर की चर्चा हम ज्योग्राफी वगैरह जब पढ़ेंगे उस पर करेंगे, नहीं तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे अगर स्वेज नहर वगैरह दिखाने लगे तो स्वेज नहर का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी हुआ था। और चौथे व्यक्ति जो थे साथियों, वो थे इंडोनेशिया के सुकर्णो। देखिए, हाँ, सुकर्णो को देख लेते हैं। सुकर्णो का टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1901 से 1970 था।
इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। 1945 से 1965 तक राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इंडोनेशिया के समाजवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। बांडुंग सम्मेलन का आयोजन हुआ इन्हीं के टाइम पे, और सैनिक विद्रोह और तख्तापलट भी हुआ। तो दोस्तों ये 4 व्यक्तित्व आपको याद रखने हैं। 5वें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वे हैं घाना के वामे इनक्रुमा। इनकी पूरी तस्वीर तो मैं नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन हाँ PDF को जब आप ओपन करेंगे तो शायद आपको पूरी तस्वीर और जानकारी दिख जाए। घाना के वामे इनक्रुमा 1909 से 1972 तक इनका टाइम माना जाता है। घाना के पहले प्रधानमंत्री रहे 1952 से 1966 तक। आज़ादी की लड़ाई के अगुआ रहे घाना के। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे। नवोपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्ता पलट भी हो चुका था। तो दोस्तों ये रहे आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ नेता, और इन नेताओं के बारे में जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी था, जिससे आप लेक्चर के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से हम प्रारंभ करते हैं गुटनिरपेक्षता का आंदोलन। साथियों, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन जो हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें 3 बातें निकल कर आई थी इस सम्मेलन में। उसको देख लेते हैं। पहली बात थी कि इन 5 देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा, और शीत युद्ध का प्रसार और इनके बढ़ते हुए दायरे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र जो अफ्रीकी देशों का जो नाटकीय उदय हुआ। उसके बाद 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हुए बतौर सदस्य। ये सब इस आंदोलन के बाद 3 बातें दुनिया के सामने घटित हुई कि जब ये आंदोलन 1961 में हुआ। उसके बाद 1960 तक आप जानते हैं कि इसका प्रभाव हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ जैसे जो नव स्वतंत्र दुनिया के देश थे वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से काफ़ी प्रभावित रहे। तो ये जैसे जैसे दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे जो इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ गया। ठीक है दोस्तों, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत के संदर्भ में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, और इसके पहले थोड़ी सी चर्चा हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अर्थव्यवस्था से संबंध, यानी अर्थव्यवस्था उसकी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र देश थे उनके लिए इकोनॉमी या उनके विकास के लिए क्या कुछ किया गया उसको देख लेते हैं। और अगला जो लेक्चर हमारे अगली जो टॉपिक हमारे लेक्चर के केंद्र में होगी वह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसी समझ से, इसी बात को केंद्र में रखते हुए, इसी वजह से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो बना वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बना कि जो नए स्वतंत्र देश हैं उनका आर्थिक विकास, उनका टिकाऊ विकास कैसे सुनिश्चित किया जा सके। इसी बात को केंद्र में रखते हुए 1972 यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन से संबंधित, जिसको अंकटाड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट का शीर्षक था, आपके सामने लिखा हुआ है, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को, इस रिपोर्ट को आप ध्यान में रखेंगे, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी उस बात को ध्यान में रखेंगे। इस रिपोर्ट में बातें कही गई कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। दोस्तों यही है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर,
जो इनकी अर्थव्यवस्था और इनके आर्थिक विकास जो 9 स्वतंत्र देश थे उनको सुनिश्चित करने के लिए जो ये सम्मेलन 1972 में हुआ अंकटाड का, उसमें जो रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, उसमें इनके सुधारों को, मतलब इनके आर्थिक सुधारों को लेकर बात की गई। इसमें बात जो की गई उसमें कहा गया कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। ठीक है, और अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत पर कमी होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। दोस्तों, यही था नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यदि आपसे कोई पूछे कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो नव स्वतंत्र देश थे, यानी कि जो तीसरी दुनिया के देश कहलाएं, उन्हीं की आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक आज़ादी की बात करता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रकृति धीरे धीरे बदलती रही। इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास दोस्तों मंद पड़ गए 1980 के उत्तरार्ध में, और इसका मुख्य कारण जो साबित हुआ वह था विकसित देशों द्वारा इस व्यवस्था के विरोध में किया जा रहा विरोध था। ठीक है दोस्तों, और इस व्यवस्था के जो प्रयास थे 1980 के दशक के अंत तक आते आते मंद पड़ गए थे। ठीक, तो दोस्तों ये रही आपकी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आइए अगली चर्चा जो हम करेंगे वह होगा गुटनिरपेक्षता आंदोलन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं भारत और शीत युद्ध के बारे में। भारत शीत युद्ध से किस तरह प्रभावित हुआ, या शीत युद्ध ने भारत को, मतलब भारत ने शीत युद्ध को किस तरह से प्रभावित किया, ये सब बातें जान लेते हैं। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता के आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आप देखते रहिएगा। शीत युद्ध और भारत की बात कर रहे हैं। जो भारत ने गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौर में 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई, उसकी पहला जो स्तर की बात कर रहे हैं पहला देख लेते हैं। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी में से अलग रखा। अब जब इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात कर रहे हैं हम, तो आप एक बात को ध्यान में रखना कि जब आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि आजकल क्या हो रहा है, जो यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही, जो हमारे माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी प्रदर्शित कर रहे हैं भारत की विदेश नीति, वो क्या है उसको भी थोड़ा सा आप देखते रहना कि भारत किस तरह से रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में उसकी क्या भूमिका रही, भारत क्या कहता है। इसकी बहुत बड़ी जो इसकी जड़ है आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मिलेगी। ये बात आप याद रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो झलक है वो भारत और मोदी सरकार के आज के विदेश नीति को निर्धारित करने वाले निर्णयों में आज आपको समझ में आएगी। जैसा कि आपने इसका एक स्तर पे देखा कि भारत ने सजग और सचेत रूप से दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अपने आप को अलग रखा, न अमेरिका के गुट में शामिल हुआ और न ही सोवियत संघ के गुट में गया। और दूसरा जो था, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से जो मुक्त हुए नए स्वतंत्र देश थे उनको महाशक्तियों के खेमे में जाने से का पुरजोर विरोध भी करता रहा। भारत न खुद गया किसी खेमे में, न ही किसी नए स्वतंत्र देश को जाने के पक्ष में था। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में भी था।
यहाँ थोड़ा अगर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आज भारत का स्टैंड यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान क्या रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन से तकरीबन 8-9 महीने से ज़्यादा हो गया युद्ध में इन्वॉल्व है और उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है रशिया की, क्योंकि उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सेना भी वहाँ फंसी हुई है। और ये साख की बात है, वहाँ से छोड़ के आना बड़ा मतलब इंटरनेशनल जो उसकी रशिया की साख है उस पर भी बहुत बड़ा मतलब एक धब्बा लगेगा अगर वो वहाँ से बिना जीते वापस आता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया लगभग उसके खिलाफ है रशिया के, आप जानते ही हैं। तो रशिया ने भारत को ऑफर किया कि आपको हम सस्ते दामों पे तेल बेचेंगे, आप लोगे? तो भारत तुरंत दौड़ पड़ा कि भाई क्यों नहीं, तेल की हमें ज़रूरत भी है और हम लेंगे। तो भारत ने यहाँ पे क्या देखा, अपना नेशनल इंटरेस्ट, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय हित। नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है और वो उसकी विदेश नीति के केंद्र में होता है। तो भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए सस्ती दरों पे रशिया के साथ तेल का व्यापार किया और अभी भी कंटिन्यूसली तेल खरीद भी रहा है, जबकि पश्चिमी देशों और अमेरिका का बहुत मतलब कई सैंक्शंस जो है रशिया पर लगे हुए हैं। भारत को भी वो लोग रशिया का तेल खरीदने से मना कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसकी झलक आज भी मोदी सरकार के विदेश नीति के केंद्र में बनी हुई है। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा अब पीछे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। भारत ने और एक काम किया, वो न किसी गुट में शामिल हुआ, न इधर न पूर्वी गठबंधन की तरफ से न पश्चिमी गठबंधन की तरफ से। और उसने एक और बात कही कि जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका मतलब ये नहीं है कि हम निगेटिव रहें या फिर निष्क्रिय रहें या बिल्कुल तटस्थ हो जाए या पलायन कर जाएं, दुनिया के मामलों से हमें मतलब ही नहीं रहे, बल्कि भारत ने दोनों गुटों के बीच जो मौजूदा मतभेद थे उनको कम करने की कोशिश भी की और इस तरह से मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध के रूप को लेने से रोका भी। और आज भारत क्या कर रहा है, अब आज के संदर्भ में भी देख लीजिए, भारत ने बार बार ये बात कही है रशिया से कि इस जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको निपटाने के लिए टेबल पर बैठिए, वार्ता करिए और हम इसकी अगर आप लोग चाहें तो मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग नेहरू के टाइम की फॉरेन पॉलिसी की बुराई करते हैं, वही एक चीन के मुद्दे को लेकर के, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को या पढ़े लिखे बड़े राजनेता को किसी भी दल का हो उसको देखेंगे ना तो कभी भी नेहरू की बुराई करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। जब बड़े बड़े स्कॉलर्स को, विद्वानों को जब आप देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बेहतरीन जानकार हैं, कोई राजदूत आप ले लीजिए, कभी भी आप नेहरू की बुराई उनको करते आप नहीं देखेंगे। लेकिन आजकल के जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे भैया नेता आप बोल सकते हैं, उनको जब आप देखेंगे ना तो भर भर के नेहरू की बुराई करते हुए वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, किसी भी देश का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपने देश के हित में ही निर्णय लेता है, भले उसके तरीके थोड़े से अलग हो जाएं। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्षता की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और गुटनिरपेक्षता की नीति ने दो तरह से भारत को प्रत्यक्ष रूप से भारत का हित साधन किया। तो वो दो तरह से जो भारत का हित साधन किया वो क्या तरीके थे। दोस्तों, पहली बात जो थी वो यह थी कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसके उसका हित जो है सधता हो, न कि महाशक्तियों और उसकी खेमे के देशों का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आराम से जाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, यह रही भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी चर्चा मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर दी है और उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। दोस्तों, हम लेक्चर के अंतिम छोर पर हैं और लेक्चर के अंतिम छोर पर एक बहुत अच्छी जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसकी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई और आज भी हो रही है।
तो चलिए देख लेते हैं गुटनिरपेक्ष भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसकी आलोचना में तर्क क्या दिए जाते थे। दोस्तों जो पहला तर्क दिया जाता है वो यह दिया जाता है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइंग की जो पॉलिसी है वो सिद्धांत विहीन है, उसका कोई सिद्धांत नहीं कि बिना के, यानी कि आलोचक ऐसा मानते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो बिना थाली के बैगन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। आज के संदर्भ में भी ये याद रखना है कि मोदी सरकार ने भी रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे किसी भी एक पक्ष में जाने से बचा है। और दूसरी जो आलोचना होती है वो ये होती है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का जन्म, ये चीज़ आ गया ना चर्चा में। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति उस समय कितनी काम की थी। लेकिन इस तर्क के विरोध में भारत अपना स्टैंड क्या रखता है उसको देख लेते हैं। भारत का तर्क ये होता है कि भारत सरकार का दृष्टिकोण हमेशा से यह रहा है कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से रोकती भी तो नहीं है। जो आलोचकों ने तर्क दिया है कि 1971 में आपने जाकर के सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि कर ली, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने की धौंस देकर के वहाँ से चला था, इंडियन ओशियन में भी आ गया था, तो रशिया ने सोवियत संघ ने अपने सारे पनडुब्बियों को जो मतलब समुद्र में थे उनको सरफेस पर ऊपर आने के लिए कह दिया, जिससे डर कर ही तो अमेरिका दबाव में आकर के पीछे वापस चला गया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीत ली। 91 या 92 हज़ार जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था। तो दोस्तों ये स्टैंड रहता है भारत का। भारत कहता है गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव रहे और यदि ये देश एक साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टैंड भारत अपने आलोचकों के लिए देता रहता है। आइए देख लेते हैं गुटनिरपेक्षता को थोड़ा सा आगे, मतलब क्या गुटनिरपेक्षता का आशय क्या है। कि गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकते हैं। यह आंदोलन जो गुटनिरपेक्षता का आंदोलन है मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका हुआ है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो दोस्तों आज हमने जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की, मैं मानता हूँ थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो बड़ा होने से कोई नहीं। अगर मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ही बना दूँ और आपको समझ ही ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। साथियों आज के जो लेक्चर में हमने समकालीन विश्व राजनीति की किताब का पहला अध्याय जो शीत युद्ध का दौर था उसको समाप्त किया। दोनों वीडियो की बातों को अगर एक बार हम समराइज करें तो यह थी कि पहले वीडियो में हमने शीत युद्ध की चर्चा की, बताया शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की एक चरम जो घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट, उसकी चर्चा की। फिर आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या थी, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने बात की गुटनिरपेक्षता आंदोलन की, उसी के साथ हमने चर्चा की नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भारत और शीत युद्ध के बारे में भी हमने बात की, भारत शीत युद्ध से किस तरह प्रभावित रहा। फिर बात हमने की भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की और उसकी आलोचना की भी बात करी और भारत अपनी नीति की आलोचना के उसमें क्या तर्क देता है उसको भी हमने विस्तार से चर्चा की। थोड़ा वर्तमान संदर्भों को लिया क्योंकि चर्चा के लिए ज़रूरी था कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है और शीत युद्ध का दौर जो
इस किताब का पहला अध्याय था ख़त्म होता है। अगली वीडियो में दूसरे लेसन के साथ हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे। एक नए अंदाज में जो एनसीईआरटी पढ़ाने का हमने दोस्तों वादा किया है, वह वादे पर हम कोशिश करेंगे कि खरा उतर सके। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले हम आपसे कुछ दिल की बात करना चाहते हैं कि दोस्तों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंटेंट या कोई भी बात कोई छूटे ना, जिससे इस वीडियो में आप मतलब कुछ नकारात्मक बातें कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपकी तैयारी के लिए यूज़फुल होगा और आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो समझ है वो आपकी बेहतर करेगा। साथियों, मैं बार बार इस पुस्तक के बारे में यही कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आपकी समझ बनाएगी, यानी कि फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा करेगी। तो यकीन मानिए, जब मैं इसका आखिरी लेसन पढ़ा रहा हूँगा तो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सच में इन वीडियो लेक्चरों से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और यह किताब वाकई हमारी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो के आखिर में हम यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए, दिन रात आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और तब तक आपका फीडबैक हमें मिलते रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप बातें लिखते रहिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा है, कोई पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो उससे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में सुधार करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे और वीडियो को यही एंड करेंगे। साथियों, जो बाबर था, मुग़ल सल्तनत का संस्थापक, आप जानते हैं मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने एक हुमायूं से, जो उनके बेटे थे, उन्होंने उनसे बहुत अच्छी बात कही थी जीवन और युद्ध के संदर्भ में और मोटिवेशनल बात कही। तो बाबर ने कहा था हुमायूं से, बाबर ने कहा कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।